गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हिंद गुरु। हम लोग एक चैप्टर फिजियोलॉजी का खत्म कर चुके हैं, दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसको पढ़ेंगे और जितना पढ़ पाएंगे इतना देखते हैं कहाँ तक कब पूरा कर सकते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद जो है नेसल चैम्बर आते हैं। फिर हम लोग का जो है फेरिंग्स आ जाएगा। फेरिंग्स जो कि कॉमन जो है पैसेज है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर एंड द फूड ऑल्सो। देन एयर जो है वो लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखा था, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस, जो कि कार्टिलेजिस का बना होता है। फिर ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन इनिशियल ब्रैंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स, और फाइनली ये जो है किस में एंड होता है, टर्मिनेट होता है इनटू द एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ये सब जो ब्रोंकाई है और एल्वियोलाई है, यही किस कंस्टिट्यूट कर देती है हमारे लंग्स को। तो ये सब चीजें हम लोग जो है, और 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो फर्स्ट जो है हम लोग का ब्रीथिंग है, यानी कि सिर्फ एयर को अंदर लेना और फिर एयर को जो है बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। देन सेकंड वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के लेवल पे जो हम लोग ने एयर को ड्रॉ इन किया है और हमारी एल्वोलाई तक पहुंची है, उस एल्वोलाई और फिर वहां से ब्लड वेसल्स में उसका डिफ्यूज होना, ये जो है हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन है। थर्ड स्टेप्स में हम लोग ने फिर पढ़ा कि किस तरह से हमारा ब्लड जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए कहाँ तक जाता है, टिश्यू लेवल तक जाता है। तो थर्ड स्टेप हो जाती है। देन फोर्थ वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, यानी कि किस तरह से हमारे पास जो ब्लड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वहां से ऑक्सीजन किस तरह से जो है सेल के अंदर एंटर कर जाएगी, और सेल में क्योंकि ज्यादा प्रेशर CO2 का है, वहां से CO2 जो है डिफ्यूज आउट हो जाएगी ब्लड वेसल्स में, और अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये फोर्थ स्टेप है। एंड देन फिफ्थ स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी उसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां फाइनली जो ऑक्सीजन हमने ड्रॉ इन की थी वो किस तरह से जो है यूज होगी हमारे फूड को, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने में। पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, ETS, वो सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन यूज हो जाती है फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां क्रेब्स साइकिल चलती है तो ढेर सारी CO2 बन जाती है। वही CO2 के ज्यादा होने की वजह से सेल से वो डिफ्यूज आउट होती है ब्लड में। इस तरह से 5 स्टेप्स और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज दूसरा हमारा ये टॉपिक है, दैट इज ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे है। तो मैकेनिज्म अगर हमें पढ़ना है तो ये दो चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, एक इनहेलेशन करते हैं, एक एक्सहेलेशन करते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो एक बार हम लोग सांस लेते हैं, दैट इज इनहेलेशन, फिर सांस छोड़ते हैं यानी CO2 को रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। देखा जाए तो इनहेलेशन जो है जब हम करेंगे तो यहाँ ये जो है एक प्रोसेस है, जो कि हम इसको एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। एक्टिव प्रोसेस क्यों एक्टिव प्रोसेस कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पे हैं, थोरेसिक केज या थोरेसिक कैविटी के अंदर है ना। और ये एक टाइट चैम्बर होता है, इसी चैम्बर के अंदर हमारे क्या है, लंग्स है। क्योंकि लंग्स में कोई मसल्स नहीं है तो लंग्स अपने आप तो जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। तो हम लोग को घटाना बढ़ाना जो भी कुछ है वो थोरेसिक केज यानी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पे होने वाला है हमारे लंग्स के ऊपर। अब ये थोरेसिक केज किस किस से बनता है, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जो है वेंट्रली, ये किस से बंद है, हमारे पास एक सिंगल फ्लैट बोन है जो कि स्टर्नम है। डोर्सल साइड में अगर हम इसको देखें तो डोर्सल साइड इसकी किससे बनती है, डोर्सल साइड बनती है इसकी वर्टेब्रल कॉलम से, यानी कि जो थोरेसिक वाला हिस्सा है हमारे, या थोरेसिक वर्टिब्री कह सकते हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, इस वर्टेब्रल कॉलम का भी मेनली थोरेसिक वाला वर्टिब्री जो है। तो
तो वेंट्रली जो थोरेसिक केज है वो स्टर्नम से बन रही है, डोर्सल साइड में ये जो है हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। अगर हम इसको नीचे से देखें तो ये कौन चीज बनाएगा, हमारा डायाफ्राम। डायाफ्राम पोस्टीरियर साइड से आ जाएगा और फिर हमारा जो है लेटरल साइड कौन बना रहा है, हमारे पास है रिब्स। कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। तो लेटरल साइड में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 पेयर्स रिब्स हैं। तो इस तरह से ये एक जो है टाइट सा एयर टाइट चैम्बर बन जाता है। और अब हम इस थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज की वॉल्यूम को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग के लंग्स पे पड़ेगा, और लंग्स पे पड़ेगा तो हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। देखिए, दो हमारे पास रूल हैं, लाइक जो है हमेशा जो है वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रेशर। तो यानी अगर हम लोग ने अपना थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम हम इंक्रीज कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, उसके अंदर जो हमारे लंग्स हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो एटमॉस्फेयर में जो बाहर की तरफ जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ज्यादा रहेगा और हमारे जो लंग्स होंगे, क्योंकि हमारा थोरेसिक कैविटी बढ़ी है जिसकी वजह से लंग्स का साइज बढ़ गया है, यानी वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया है, यानी निगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया है विद इन द लंग्स। इसलिए जो है हमारे क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन जहाँ है या हाई प्रेशर जहाँ है गैस का एटमॉस्फेयर में, वहां से जो है हम जो है ड्रॉ इन कर लेंगे गैस को और हमारा क्या हो जाएगा, इनहेलेशन। बट बात है कि किस तरह से हम लोग जो है इस थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो दैट मीन्स हम लोग जो है एटीपी का यूज करेंगे। और अगर एटीपी यूज कर रहे हैं इसका मतलब इनहेलेशन क्या हो जाएगी, एक एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक्सहेलेशन की हम बात करेंगे तो एक्सहेलेशन में हमें कुछ करना नहीं है। जो इनहेलेशन में हमने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टेंट हमारे जो है लंग्स का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी का हम जस्ट अपोजिट कर दें। यानी कि अब हम लोग जो है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कर रहे हैं। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होगा तो पूरी जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अपने नॉर्मल साइज पे चली जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो अंदर लंग्स है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाएगा। अब प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, जो सांस है उसको हम बाहर छोड़ देंगे, यानी इस तरह से हम रिलीज कर देंगे गैसेस का। तो एक्सहेलेशन, क्योंकि हम यहाँ मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं ना कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कोई एटीपी का खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सहेलेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। तो ये एक पैसिव प्रोसेस हो जाएगी। अब हमें देखना ये है कि हम लोग किस तरह से इनहेलेशन में मसल्स और कौन कौन सी मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वॉल्यूम बढ़ानी है तो ही प्रेशर कम होगा, तो ही अंदर आने वाली है। तो इसके लिए हमें जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना है। किस तरह से करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाती हूँ कि हम लोग का ये स्टर्नम है, क्योंकि स्टर्नम क्या है, एक सिंगल फ्लैट बोन होती है, और इस यही हमारे पास वेंट्रल साइड में इस पे हमारे पास जो है रिब्स आती हैं। देखिए ऐसे रिब्स, मैं सारी रिब्स नहीं बना रही हूँ, वैसे तो रिब्स 12 पेयर से, बट हमारी रिब्स इस तरह से इस पे अटैच होंगी आके। इस तरह से जो है रिब्स दोनों तरफ से स्टर्नम पे, हम लोग अभी रिब्स काउंट करके नहीं बना रहे हैं, ऐसे 12 पेयर्स होती है, जस्ट समझाने के लिए इस तरह से ये होगी, रिब्स होगी। और नीचे की तरफ हमारे पास डोम सेम क्या होता है, डायाफ्राम। सभी मैमल्स का कैरेक्टर होता है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने वाला जो है वो क्या है, डोम शेप। ये मस्कुलर एक कर्टिन टाइप स्ट्रक्चर है यहाँ, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम है, यहाँ से पीछे की तरफ से बंद हो गया।
लेटरल साइड से हमारी रिब्स आ गई हैं, आगे हमारा ये स्टर्नम है, पीछे की तरफ हम लोग के पास क्या है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम है। और देखा जाए तो ये यहाँ से आगे से भी बिल्कुल ऐसे पैक्ड, बस हमारे पास यहाँ पे जो है ट्रैकिया आएगी, और ट्रैकिया जो है इस तरह से दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, और यहाँ पे हम लोग का ऐसे जो है लंग्स इस तरह से। तो ये थोड़ा सी कैविटी जो है एयर टाइट चैम्बर है, और ये हमारी जो है रिब्स केज है या फिर थोड़े सी कैविटी। ये देखें तो हमारे पास ये जो रिब्स हैं ये बोनी स्ट्रक्चर है। अब अगर हमें जो है, क्योंकि हमारे लंग्स में तो मसल्स नहीं है, सनकन हमारे जो है लंग्स होते हैं, तो हमें इनको घटाने बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल्स कहाँ पे हैं, ये जो हमारी रिब्स हैं, ये रिब्स अपनी बराबर बराबर दूरी पे कैसे बाइंड की हुई है, ये जो है मसल से हुई है। यानी कि हम रिब्स का दूसरा नाम और क्या है, कोस्टा। और इन कोस्टा के बीच में जो है हमारे पास 11 पेयर्स जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, और 11 पेयर्स ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। यानी कि हमारे पास ये जो रिब्स है, यहाँ पे इस तरह से मसल्स होंगी रिब्स के बीच में, जिससे हमारी रिब्स जो है अपनी अपनी जगह पे लोकेट रहेंगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे 11 पेयर्स, क्योंकि 12 पेयर्स हमारे पास रिब्स है, तो उनके बीच में कितनी मसल्स होंगी, 11 पेयर्स होंगी। तो 11 पेयर्स इधर, इसी तरह से 11 पेयर्स जो है इस तरफ हम लोग को ये जो है मसल्स दिखती हैं, इन वाली मसल्स। और फिर कुछ बाहर की तरफ होंगी यहाँ पे, इसी तरह 11 पेयर्स यहाँ पे होंगी बिटवीन द। तो जो आउटर वाली हैं इसको हम क्या कहेंगे, ये वाली जो मसल्स हैं इनका नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये भी कितनी है, 11 पेयर्स है। और इसी तरह हमारे पास अंदर की तरफ भी 11 पेयर्स हैं यहाँ पे, इनको कहेंगे हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये भी कितनी है, ये भी 12 पेयर्स है, 11 पेयर्स है। तो इस तरह से हमारे पास हमारी जो रिब्स हैं, यानी रिब्स जो है, इन्हीं रिब्स को ही और क्या बोला जाता है, कोस्टा। तो रिब्स को ही कोस्टा कहते हैं। और ये रिब्स के बीच में जो मसल्स है, जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो अंदर की तरफ है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अब हमें करना है क्या, इनहेलेशन करना है। तो इनहेलेशन के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है। देखिए जैसे रिब्स है, एक फिर रिब्स यहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच में यहाँ मसल्स है। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, तो हमारी रिब्स ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी जितनी भी मसल्स यहाँ है ये सब की सब इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जब हम लोग इन मसल्स को, इंटरनल की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जब हम इन मसल्स को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो एटीपी लगेगा, इसलिए हम इसको एक्टिव प्रोसेस कह रहे हैं। और जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये सारी जो रिब्स हैं, क्योंकि इसी से हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बंधी हुई है, तो ये सारी मसल्स ऐसे बाहर की तरफ मूव करेंगी, बाहर की तरफ करेंगी, ऊपर की तरफ करेंगी। हमें पता भी चलता है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमारी जो है चेस्ट का साइज हम लोग को पता चलता है कि बाहर की तरफ जो है उसके वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे हम लोग इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी जो रिब्स का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ को हो जाएगा, लाइक दिस। इसी तरह इधर से भी। तो हमें क्या करना है, इनहेलेशन के लिए हमें करना है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसके करने से क्या मूवमेंट हो रहा है, हमारी जो रिब्स हैं वो मूव कर रही हैं। मतलब रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट हो रहा है, हम लोग याद रख सकते हैं UOF से, यानी कि अपवर्ड, आउटवर्ड और फॉरवर्ड
मूवमेंट ऑफ रिब्स, यानी कि थोरेसिक चैम्बर जो है हम लोग का, जैसे हमारी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सारी रिब्स ऐसे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगी, जिससे हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो डोर्सो वेंट्रली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज thoracic cavity expand dorsoventrally। ये हो गया। दूसरी जो मसल्स है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट करनी है वो कौन सी होगा, हमारा ये जो है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है अभी जो नॉर्मल है वो कैसा है, डोम शेप है। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो क्या होगा, हमारा जो ये डायफ्राम है ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि जो है फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट हो जाएगा तो इसका एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो अब हमारा जो थोरेसिक कैविटी है वो कैसे इंक्रीज करने वाली है, एंटीरियो पोस्टीरियरली। ठीक है, तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो ऑलरेडी जब हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ तो बढ़ ही गया है, एक्सपेंड कर ही गया है। लेकिन जैसे ही हम डायाफ्राम को जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डोम शेप ना होके कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी कैसे बढ़ जाएगी, एंटीरियो पोस्टीरियरली। तो इस तरह से क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा हमारा, कि थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई है। और अगर थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई है तो रिजल्ट क्या है, हमारी जो लंग्स है उनका वॉल्यूम बढ़ गया है। उनका वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के। तो प्रेशर जो है यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा तो एयर जो है वो क्या हो जाएगी, अंदर ड्रॉ इन हो जाएगी, यानी कि एयर ड्रॉ इन। तो यहाँ हमने दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। रिजल्ट क्या है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। कैसे होगी, अभी बताया, एंटीरियो पोस्टीरियरली। एंटीरियो पोस्टीरियरली। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, हमारे पास जो है अगर हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, इनहेलेशन। क्योंकि हमारे पास थोरेसिक कैविटी जो है या थोरेसिक चैम्बर जो है वो एक एयर टाइट चैम्बर है, जिसको डोर्सली जो है वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम और साइड से जो है एनसर्किल करती है हमारी जो है रिब्स, और नीचे से हमारे पास है डायाफ्राम। अब ये जो एक कैविटी बना, एक चैम्बर बना, अगर हम इसको जो है इसके साइज को बढ़ा देते हैं, इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो रिजल्ट क्या हो रहा है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है रिड्यूस कर जाता है तो ऑक्सीजन जो है या जो भी कोई एयर है, जो भी कोई गैस है, वो हमेशा कैसे डिफ्यूज होती है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो है निगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो एयर जो है अंदर ड्रॉ इन हो जाएगी। बट ये होगा कैसे, इसमें हमें दो चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास जो रिब्स का मूवमेंट है वो अपवर्ड है, आउटवर्ड है और फॉरवर्ड है। ऐसा होने से हमारे पास जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है डोर्सो वेंट्रली। इसी तरीके से जब हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम कर रहे हैं उस वक्त पे, क्योंकि डायाफ्राम जो है डोम शेप है, जब हम इसको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो थोरेसिक कैविटी कैसे इंक्रीज हो जाती है, ये हो जाती है एंटीरियो पोस्टीरियरली। रिजल्ट क्या होगा, वॉल्यूम जो है इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होने वाला है हमारे पास जो
वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या डेवलप हो रहा है, एंड डेवलप निगेटिव इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर, तो निगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और इस तरह से हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो कम हो गया है। तो रिजल्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है कि हम लोग का जो एयर है, एयर ड्रॉ इन हो जाएगी, एयर ड्रॉ इन। तो ये है हमारा मैकेनिज्म इनहेलेशन का। यही चीज मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताई है कि इनहेलेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। और देखिए वॉल्यूम जो है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर। तो एक्टिव प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि 11 पेयर्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और डायाफ्राम भी एक मसल्स है, वो उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दोनों के कॉन्ट्रैक्शन होने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है, इसलिए इनहेलेशन हो जा रहा है। तो ये हम लोग का यहाँ पे है। अब इसका अपोजिट देखिए, यहाँ पे आपके जो है इसमें दिखाया गया है, एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। तो यहाँ देखिए ये जो है आप लोग का इनहेलेशन दिया गया है कि यहाँ पे जो ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। तो जैसे ही हम लोग की ये मसल्स यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो इंक्रीज कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यहाँ आपको देख रहा है ये अंदर जो है लंग्स का वॉल्यूम दिखा रहा है, तो ये बढ़ गया है। बढ़ने से क्या हो जा रहा है, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं कि ये जो है, ये जो है इसकी डोर्सल एक्सिस है, ये इसकी वेंट्रल है। तो जैसे ही जो है ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो डोर्सोवेंट्रली जो है थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर रही है, प्रेशर कम हो जा रहा है, इसलिए एयर जो है एंटर कर जा रही है लंग्स के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है ये एक्सहेलेशन का दिया है कि जैसे ही हम लोग जो है रिलैक्स कर देंगे दोनों मसल्स को, यानी तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट की थी उसको रिलैक्स कर दे रहे हैं, तो सारी चीजें अपने आप जहां थी वहां वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जा रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जा रहा है। रिजल्ट जो लंग्स का साइज है यानी लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जा रहा है। तो वॉल्यूम जैसे ही कम हो रहा है लंग्स का, वैसे ही वहां प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है। तो प्रेशर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो एयर जो है क्या हो रही है, एक्सपेल्ड आउट हो रही है, यानी कि रिलीज हो जाएगी। और इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन अगर यहाँ लिखे हम, तो एक्सहेलेशन में क्या करना है, ये सेकंड प्रोसेस है जो कि एक पैसिव प्रोसेस है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दोनों मसल्स का रिलैक्सेशन कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, प्लस हमने दूसरा क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था, रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम। इसको भी जो है रिलैक्स कर दिया। रिजल्ट क्या हो रहा है, दोनों की वजह से जो है हमारी थोरेसिक कैविटी जो है, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज कर जा रही है। और ये डिक्रीज कर रहा है तो रिजल्ट क्या है, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीज। और लंग्स की वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जा रही है तो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि किससे इंक्रीज का हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। रिजल्ट क्या होगा, एयर एक्सपेल्ड। इस तरह से हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। अब ये जो है नॉर्मल प्रोसेस हो गई है, लेकिन कभी कभी हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी करते हैं, मतलब
हम थोड़ा सा हमारे अपने हाथ में होता है कि हम चाहें तो हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं, तेज लंबी सांस लेना, कपालभाति जिसको कहते हैं। तो फोर्सफुल अगर हमें करना है, फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग में हमें क्या करना है, जो मैंने अभी पीछे आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया है, ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, यहाँ पे जो है इनका रोल प्ले होगा, यानी यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्शन होगा। यानी जब हम लोग जो है तेज ब्रीथिंग लेते हैं तो हमें थोड़ा फील भी होता है, यहाँ थोड़ा हैवीनेस या फिर थोड़ा पेन लाइक फील होगा। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कोस्टल मसल जो है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट करती है जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं। तो फोर्सफुल ब्रीथिंग जो है वो इसकी वजह से होती है, यहाँ डायफ्राम का कुछ खास रोल नहीं है, मेनली हमारी एब्डोमिनल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम लोग फोर्सफुल ब्रीथिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड द एब्डोमिनल मसल्स। तो एब्डोमिनल मसल्स जो है उनका कोई रोल नहीं था नॉर्मल ब्रीथिंग में। नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी जो है डायफ्राम से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से हो रही थी। लेकिन जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हैं, स्पेशली तेज आवाज लगा रहे हैं या फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हैं, उस वक्त पे जो रोल प्ले हो रहा है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स होता है। और यही वजह है कि थोड़ा सा कहा जाता है कि एब्डोमिनल मसल्स क्योंकि फोर्सफुल ब्रीथिंग में यूज हो रही है तो स्टोमक का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये था हमारा जो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम के बाद, कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है। इसके बाद हम लोग के पास आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज। इसको समझने के लिए हम लोग मतलब जो है हमारे जो रेस्पिरेशन है वो कितनी बार होता है, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो 12 टू 16 टाइम्स इन ए मिनट जो है होता है। और जो हम लंग्स में अपनी जो है एयर लेते हैं इसकी कुछ वॉल्यूम्स होती है। अगर हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं यानी कि नॉर्मल इनटेक कर रहे हैं और जो है रिलीज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 500 ml हमारी जो है एयर होती है और इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा आप लोग को ऐसे बताऊं कि ये दिखेगा, यस, हम लोग सपोज करें कि ये हमारे पास जो है हमारा लंग है। तो कुछ एयर जब हम ड्रॉ इन करते हैं हमारे लंग्स में जाती है, यानी जब बेबी पैदा होता है तो फर्स्ट टाइम जो जब वो सांस लेगा तब तक उसके लंग्स में एयर नहीं है। तो उस वक्त पे जो है जो सबसे सांस ली हम लोग ने, तो कुछ एयर ऐसी है जो कि हमेशा इसी लंग में रहने वाली है, वो बाहर नहीं आने वाली। तो सबसे पहले सबसे नीचे हो जाएगी ये वाली एयर, सपोज करें यहाँ तक ये वाली एयर कुछ ऐसी एयर है इस वाले पोर्शन में जो हमेशा इसी के अंदर रहने वाली है। यानी हम कितनी भी कोशिश करें कि हम इसको एक्सपायर कर दें, हम इसको जो है बाहर निकाल दें, कितनी भी फोर्सफुली कोशिश कर लें तब भी ये बाहर नहीं जाएगी। तो ये वाली जो वॉल्यूम है इसको हम कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर इसके ऊपर कुछ एयर ऐसी है जो कि हम चाहें तो हम उसको फोर्सफुली जो है बाहर निकाल सकते हैं, बट अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं तो वो पड़ी हुई है यहीं पे। इसके ऊपर उसका हम बना देते हैं कि यहाँ के बाद जो है ये इतनी एयर जो है हमारे पास इस हिस्से में, ये हमारी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि हम इसको चाहें, ये यहाँ पे है रिजर्व वॉल्यूम, ERV से दिखा देते हैं, मैं इसको शॉर्ट में ERV ही कह देती हूँ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर की है जिसको हम चाहें तो हम फोर्सफुली जो है बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हम कितनी भी कोशिश कर लें हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद जो है वो हमारा जो है नॉर्मल ब्रीथिंग चल रही है। यानी नॉर्मल ब्रीथिंग हम लोग जो इजीली नॉर्मली जितनी हम इनटेक कर रहे हैं या फिर जो है हम जितना एक्सपेल कर रहे हैं वो वाला पार्ट है, ये मान लेते हैं यहाँ तक।
कि ये है हम लोग का यहाँ जो भी है इसको कह देते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है जो हम नॉर्मली ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो यानी ये 500 ml ही होती है और 12 to 16 टाइम्स हमारा रेस्पिरेशन है। अब जो एक लार्ज एरिया हमारा बचा है लंग्स का, ये वो है जिसको हम चाहें तो हम फोर्सफुल्ली जो है इनहेल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी हम लोग के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ साथ हम थोड़ा सा फोर्सफुल्ली ज़्यादा एयर को अंदर ले सकते हैं और फोर्सफुल्ली ज़्यादा एयर को बाहर छोड़ भी सकते हैं। तो बाकी का जितना भी पार्ट है यहाँ पे वो वाला एयर है जिसको हम फोर्सफुल्ली अपने लंग्स में भर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और पूरा जो है हम मिला लें, मतलब सबको चारों को हम सब कर लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब हमारे लंग में मैक्सिमम कितनी एयर आ सकती है, तो इतनी आ सकती है ना। लेकिन अगर हम इन दो की बात करें, ये तो हमारे लंग्स में नॉर्मली तो प्रेजेंट है ये, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी नॉर्मली प्रेजेंट है, और हमारे पास जो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये भी नॉर्मली हमारे लंग्स में बनी रहती है। तो ये दोनों वॉल्यूम्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ से लेके ये, इसको हम क्या कह सकते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये हो गया। तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो हम नॉर्मली इनटेक कर रहे हैं, जितना हम इंस्पायर कर रहे हैं और जितना हम एक्सपायर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी नॉर्मली हम कितनी ले रहे हैं, ड्रॉ इन कर रहे हैं और एक्सपल कर रहे हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसका वॉल्यूम जो है अप्रोक्सीमेटली 500 ml है, यानी जितनी हमने इनटेक किया है उतना ही हम एक्सपल भी कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल है, चाहे हम इसको इंस्पायर वॉल्यूम कह लें या एक्सपायर, ये किसके नाम से जानी जाती है टाइडल वॉल्यूम। बट क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल हमारा ब्रीथिंग रेट है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या दिया है एनसीईआरटी में 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हम इसको जो है 500 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 1 मिनट का कितना आ जाता है 6000 से 8000 जो है ml, ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है। फिर आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हम लोग फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं। तो एडिशनल वॉल्यूम, एक तो हमने टीवी तो हमने लिया ही है टाइडल वॉल्यूम, उसके अलावा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुली हम और कितनी ज्यादा एयर जो है एडिशनली ऐड कर सकते हैं अपने लंग्स में, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अच्छी खासी है, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो सकता है 2500 to 3000 ml। फिर आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए हमने फोर्सफुली ले तो काफी ज्यादा ली है, बट हम फोर्सफुली उतनी ज्यादा एक्सपल नहीं कर सकते। इसका वजह बता सकते हो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और ये सिर्फ कितना है 1000 to 1100, यानी हमने फोर्सफुली ले तो ली इतनी ज्यादा, लेकिन हम फोर्सफुली अगर एक्सपायर कर रहे हैं तो उतना जो है नहीं कर पा रहे हैं, कम वॉल्यूम है। इसकी वजह है क्योंकि बहुत सारी एयर हमारी जो है कंडक्टिंग जोन में रह जाती है ना। तो कंडक्टिंग जोन में हमेशा एयर रहती है, तो वो डेड स्पेस कहलाया जाता है। जितना भी कंडक्टिंग जोन में जो एयर है वो एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो काम नहीं आ रही है, तो इसलिए जो है हम जो है बाहर फोर्सफुली कम निकाल पा रहे हैं, ओनली 1000 to 1100, बट हम इंस्पायर काफी हद तक कर सकते हैं 2500 to 3000 ml। उसके बाद आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जिसको आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी फोर्सफुल आप एक्सपायरेशन करना चाहें, एक्सपायर्ड करना चाहें, बट आप उसको जो है रिलीज नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, और इसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है ऑलमोस्ट सेम टू द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे थोड़ा सा 1000 से 1100 है, इसको थोड़ा 100 और बढ़ा दो, 1100 से 1200 ml हो जाएगा।
बाई एडिंग अप पे, अब देखो आपके पास जो है 4 हो गई हैं आपके पास, यानी कि एक हो गई है आपके पास दूसरा कलर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी टाइडल वॉल्यूम, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन रेजिडुअल वॉल्यूम। इन 4 वॉल्यूम को आप जोड़ घटा के यानी इसको ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, बाकी की जो ये वॉल्यूम है इसको निकाल सकते हैं। यही यहाँ लिखा है, बाई एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखिए क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो है कैसे हम लोग जो है कर सकते हैं, तो एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम जो है फूंक मारते हैं, ऐसे सांस जो है छोड़ेंगे तो वो कितनी वॉल्यूम हमने उसमें जो है रिलीज की है वो इसको बता देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्पायरोमीटर है वो उस की क्वांटिटी उसकी जो है बता रहा है वॉल्यूम, जो हम लोग जो है बाहर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या रिलीज नहीं कर सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम तो हम लोग रिलीज कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी स्पायरोमीटर सारी आपको जो है वॉल्यूम बता देगा, बट क्या नहीं बताएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं बताएगा। और जहां जहां भी ये जिस जिस चीज का हिस्सा बन जाएगा, जिस कैपेसिटी का, वो नहीं बता पाएगा। देखिए टीवी IRV, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि इससे याद रखिए आई है तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है आपकी। ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV। अब आप इस टीवी और ERV को जोड़ दें, IRV छोड़ दें यहाँ पे और इन दो को कनेक्ट कर दें, इसकी बात ना करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये 3 की हो जाएगी। अब आप इन शुरू की 3 को आप ऐड कर लें, यानी कि टीवी IRV और ERV, यानी इसको इससे और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी हमारी, देखो एक्सपायरेटरी हो गई, ये हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी। ERV, टीवी और IRV ये हो जाएगी हमारी वाइटल कैपेसिटी, तीनों को। और अगर हम चारों वॉल्यूम को जोड़ दें, चारों का मतलब हम लोग ने टीवी कैसे करूं, यहाँ अलग से लिख देती हूँ, टीवी IRV ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर हम इन तीनों को चारों को प्लस कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी, है ना। पूरे लंग्स की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो टोटल लंग कैपेसिटी। अब जो मैं बात कर रही हूँ फंक्शनल, हम लोग ऑलरेडी यहाँ लिखा था कि फंक्शनल जो है हमारे पास रेजिडुअल कैपेसिटी वो किससे बनेगी हमारी, ये हम कितना जो है फोर्सफुली निकाल सकते हैं और कितना ये है, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वॉल्यूम क्या आती है, FRC। अब देखिए यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब हम लोग जो है जो नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी इंस्पायर करने की है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स टोटल टाइडल वॉल्यूम एंड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पे IC, टीवी और IRV को आपने ऐड कर दिया है तो आ गया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये सेकंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल जो है इंस्पायरेशन, यानी कि आप जो है टीवी के टाइम में, टाइडल वॉल्यूम के टाइम में कितना आप जो है रिलीज कर रहे हैं एयर को और कितना फोर्सफुली कर रहे हैं, दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो टीवी प्लस ERV हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल, फंक्शनल तो वही है हमारे यूज में कितनी है, तो हमारे यूज में जो है वो 2 ही वॉल्यूम है, एक वो जो हमेशा बनी हुई हमारे लंग्स में और दूसरी वो जिसको हम चाहे तो फोर्सफुली निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो पड़ी हुई है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो बन जाती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 3 हो गया। लास्ट में हमारा बच्चा है वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, ये लिखा है वैसे कि हम IRV, ERV और टीवी इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है
वो कितना ब्रीथ इन कर सकता है आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. दिस इंक्लूड ERV, TB, IRV or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. This is called vital capacity of lung. And then the final one is total lung capacity. And total lung capacity means the कितनी मैक्सिमम हम हर तरह से कितनी एयर को अपने जो है लंग्स में ले सकते हैं. फाइनली उन सबको हम टोटल ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 वॉल्यूम हमारी शुरू की, इन चारों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो TLC आ जाता है. स्पायरोमीटर जो है हम लोग के पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग जो है अपने ये सारी जो वॉल्यूम्स हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं जिसको हम जो है एक्सपल्ड कर सकते हैं, जिसको हम एक्सपायर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो लंग्स के अंदर रह जाएगी उसको तो स्पायरोमीटर जो है मेजर नहीं कर सकता. इसलिए हमारा स्पायरोमीटर जो है किस किस चीज को मेजर नहीं कर सकता, वो है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम. ये ना तो बाहर आएगी ना इसको जो है ये मेजर कर पाएगा. दूसरा हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. हम लोग देख रहे हैं ERV और RV को हम प्लस करते हैं तो क्या बन रहा है FRC. तो FRC को भी ये मेजर नहीं कर सकता. और फाइनली है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें तो चारों ही वॉल्यूम हमारी ऐड हो रही है जिसमें से एक रेजिडुअल वॉल्यूम भी है. तो जहां जहां भी रेजिडुअल वॉल्यूम हिस्सा बन जाती है उस सबको स्पायरोमीटर जो है वो मेजर नहीं कर सकता. तो तीसरा हमारा हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी कांट बी मेजर. ये सबको मेजर नहीं कर सकते इससे बाय स्पायरोमीटर. तो इस तरह से हम लोग का 2 जो है टॉपिक हो गया है. एक हम लोग ने भी पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो कि फाइनली किसके कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है इनहेलेशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जब जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड इनटू डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे. वहीं जब हम लोग का डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि वो डोम शेप से फ्लैट में आ जाता है तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है. रिजल्टेंट हमारा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है, यानी कि निगेटिव प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जा रहा है, जिससे हमारी जो एयर है वो कम प्रेशर होने से, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर होने से हम लोग जो है इनहेलेशन कर पाएंगे. इन्हीं दोनों मसल्स को हम जो है अगर रिलैक्स कर दे रहे हैं तो कैविटी अपने आप अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है. जो लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है. उसके डिक्रीज करने की वजह से हम लोग का जो है अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा लंग्स का, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, जिससे हम लोग जो है एक्सपायरेशन कर लेंगे, यानी एक्सपायर्ड कर देंगे, एक्सपल्ड कर देंगे एयर को. ये हो गया हम लोग का. अब बात आती है फोर्सफुल जो है ब्रीथिंग. फोर्सफुल ब्रीथिंग में हमारे पास जो ये 2 मसल्स जो पहले में यूज हो रही है नॉर्मल ब्रीथिंग में वो यूज नहीं होगी. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स जो है दोनों का रोल होता है ब्रीथिंग जो फोर्सफुल की जाती है. उसके बाद हमारे पास जो है ये लंग्स की जो है कैपेसिटीज है, कितना हम वॉल्यूम अपने लंग्स में ले सकते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर है. स्पायरोमीटर सिर्फ उस एयर को मेजर कर सकता है जिसको हम जो है एक्सपल कर रहे हैं, क्योंकि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी भी कितनी भी फोर्सफुली चाहे नहीं कर सकते हैं, तो ये वॉल्यूम को ये मेजर नहीं करता. प्लस ये जिस भी दूसरी कैपेसिटीज का हिस्सा बनता है उसको भी ये मेजर नहीं कर सकता. 3 याद रखना है आपको, RV, FRC और TLC. हमारे लंग्स में जब एयर हम लोग एंट्री करते होती हैं, इंस्पायर करते हैं, तो सबसे पहले हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर नहीं निकलती, फिर हमारी जो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमेशा लंग्स में पड़ी रहती है, कभी हम फोर्सफुली ब्रीथ आउट करना चाहें तो वो तभी बाहर आएगी. बाकी नॉर्मल हमारी वॉल्यूम है जो सिर्फ 500 ml होती है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. ये दोनों के लिए यूज होती है, चाहे हम जो है ब्रीथ इन कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं. उसके बाद एक मेजर पोर्शन हमारा बनता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. आप लोगों ने यहाँ देखा है 2500 to 300 ml है, यानी हम जो है फोर्सफुली काफी ज्यादा एयर को लंग्स में ले सकते हैं. तो इस तरह से हमारा ये जो है कंप्लीट हुआ. चलिए नेक्स्ट थोड़ा और कोशिश करते हैं.
एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन है या फिर जब टिश्यू से जो ब्लड कलेक्ट होता है उसमें CO2 है, तो ये किस तरह से जो है एक्सचेंज होती है। तो ये डिपेंड करती है हमारी 4 चीज़ों पे। एक तो किस पे करेगी कि प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे हमने अभी भी पढ़ा है कि कितना ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो वहाँ से गैस हमेशा डिफ्यूज़ होती है, जिधर लो प्रेशर लो कंसंट्रेशन होगा उस तरफ जो है। सेकेंडली किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कितना गैस जो है हमारी सॉल्युबल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। और थर्ड जो है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। मान लिया जो है एल्वुलाई है वहां से ब्लड वेसल्स में आ रहा है, तो 2 वॉल आ रही है हमारे पास, यहाँ पे ये जो है एल्वुलाई है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है और इसके बीच में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन जितनी थिन होगी, यानी गैस को एक जगह से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, वो जितनी थिन होगी उतना अच्छा, उतना इजीली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और फोर्थ हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस कितना ज़्यादा है, यानी देखिए एल्वुलाई जो है यहाँ से इसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है उतना अच्छे से, इतना ज़्यादा जो है अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जैसे एम्फीसीमा हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि वहाँ पे इसमें एल्वुलाई में क्या हो जाता है, लिक्विड भर जाएगा या डैमेज हो जाएगा सरफेस, तो फिर जब सरफेस ही कम रह जाएगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इफेक्ट होगा। तो फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। ये हम लोग के पास है, यानी गैस का कैसे एक्सचेंज हो रहा है एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में या फिर जो है ब्लड वेसल से टिश्यू की सेल्स में किस तरह से जा रहा है, ये 4 चीजें मायने रखती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर। देखिए प्रेशर जो है हमारी एयर में जो है सभी गैसेस हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग को पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जो है जितना भी मतलब एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें एक सिंगल गैस से बात करनी है, दैट इज ऑक्सीजन। तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमारी अकेली जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना एक्सर्ट कर रही है अकेले ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड जो है पार्शियल प्रेशर। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो partial pressure is the pressure of individual gas in a mixture of gas। तो partial pressure is the pressure of individual gas in a mixture of gas। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मिक्सचर ऑफ गैस है ये किसकी बात कर रहे हैं, एयर की, और इंडिविजुअल गैस किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की। तो ये जो पूरा प्रेशर जो एयर के अंदर है उसमें से हमारा जो ऑक्सीजन है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर जो है CO2 जब टिश्यू से रिलीज होके आएगी तो वहां पे हमारी जो है CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट इज कॉल्ड PCO2। अब ये दोनों ही गैस हमेशा अपने हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो
डिफ्यूज होगी। गैस हमेशा डिफ्यूजन ही होगा। डिफ्यूजन के लिए हमें क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन होता है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जो है डिफ्यूज हो जाएगी। तो अगर एल्वुलाई की बात करें तो एल्वुलाई हमारे पास ये एल्वुलाई है ना। यहाँ पे हमारे पास नहीं दिख रहा है, इधर बनाते हैं, ये एल्वुलाई है और एल्वुलाई के नीचे हमारे पास है यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स है। तो हम लोग जो है अब टिश्यू आप लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। अदरवाइज ये जो एल्वुलाई है ये किससे बनी है, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस, यानी ये कैसी सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, इसको स्क्वामस बोल देते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम। इससे लाइनिंग है, ये फ्लैट सेल से काफी पतली, मतलब सिंगल लेयर में होंगी तो थिन तो होनी ही है। और इसी तरह ये जो ब्लड वेसल्स है ये भी सेम तरह की सेल से बना है, यानी स्क्वामस एपिथेलियम। हालांकि यहाँ इसको क्या कह देते हैं हम लोग, इस तरह से। तो दोनों ही लेयर काफी ज्यादा पतली है। ये हो गया। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा जो है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ये रेस्ट करता है किसके ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है कभी भी क्या नहीं होती है, सेलुलर नहीं होती है। तो इन दोनों के बीच में ये कॉमन यहाँ पे क्या है, ए सेलुलर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये 3 लेयर हो गई है। एक तो ये स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, फिर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन द एंडोथेलियम, जो ब्लड वेसल्स की इसको क्या क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। ये तीनों मेम्ब्रेन ऐसे, एक ये और एक ये स्क्वामस एपिथेलियम है, एपिथेलियम लेयर ऑफ एल्वुलाई। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन इज ये क्या है, जो ब्लड वेसल्स की है तो ये भी स्क्वामस, लेकिन इसको क्या कह देते हैं, एंडोथेलियम। ये तीनों लेयर जो है काफी थिन है, लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बना देगी, ये तीनों को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और ये क्या होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर थिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन है। अब जो है हमारे पास, जब हम लोग बाहर से ड्रॉ इन करते हैं तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होता है, और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे ये ज़्यादा है। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन इधर आ जाएगी और CO2 यहाँ आ जाएगी। अब ये कितना होता है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एल्वुलाई में कितना होता है, ये होता है 104, और CO2 का यहाँ पे कितना है, 45 प्रेशर है। जबकि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ पे है 40 mmHg। प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, mmHg। और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसी तरह एटमॉस्फेयर की बात करें, ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg है। जबकि अगर हम यहाँ CO2 की बात करें तो ये कितना है, सिर्फ 0.3 mmHg। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का है बाहर, इसलिए जब हम ड्रॉ इन कर रहे हैं तो कौन सी गैस डिफ्यूज हो रही है, ऑक्सीजन जो है ड्रॉ इन हो रही है एल्वुलाई में। एल्वुलाई में आके प्रेशर थोड़ा डिक्रीज कर जा रहा है, 104 है, तब भी कई गुना ज़्यादा है किससे, जो ब्लड वेसल्स में है। यहाँ पे सिर्फ 40 है ऑक्सीजन का प्रेशर, तो हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जा रही है। इधर ब्लड में हमारे पास हाई प्रेशर है CO2 का, एल्वुलाई में कम है, इसलिए ज़्यादा से कम की तरफ यहाँ पे डिफ्यूज हो जा रही है। तो इस तरह से हम लोग की जो है ये जो ब्लड है में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो हमेशा किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर और द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। फिर आता है हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सोल्युबिलिटी जो है, जो CO2 है वो 20 to 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल है। आगे क्या है इसके अंदर यहाँ देखते हैं। CO2 is 20 to 25 times more soluble compared to ऑक्सीजन। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी कई गुना ज्यादा है ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से। यही वजह है कि आप लोग यहाँ पे इतने कम डिफरेंस पे देख रहे हैं कि यहाँ जो CO2 का प्रेशर है वो 45 है और यहाँ प्रेशर जो CO2 का है वो 40 है। तो सिर्फ 5 का ही जो है डिफरेंस आ रहा है, तब भी CO2 जो है वो डिफ्यूज आउट हो जा रही है, यानी ब्लड वेसल से डिफ्यूज होके कहाँ जा रही है, एल्वुलाई में। जबकि यहाँ एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 104 है और यहाँ ब्लड वेसल्स में 40 है। तो काफी डिफरेंस दिख रहा है, 40 और 104 में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, तब जाके डिफ्यूज इन हो रही है ब्लड वेसल्स में। तो ये क्या हो गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, कौन कितना सॉल्युबल है वो उतना इजीली जो है डिफ्यूज हो जाएगा। तो CO2 ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए कम प्रेशर के डिफरेंस पे भी वो क्या हो जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर के डिफरेंस होने पे ही वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये हम लोग ने यहाँ बात कर ही ली है कि 3 लेयर हैं, बट तीनों को मिलाने के बाद भी जो थिकनेस आ रही है वो लेस देन 1 mm आ रही है। दैट मीन्स काफी थिन है, इसीलिए इजीली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पा रहा है। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, एल्वुलाई क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने की वजह से ही एल्वुलाई का शेप ऐसा है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। अब जो है ये कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपकी बुक में दी है। आप लोग को बस ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज कम है तो मैक्सिमम कितनी कम हो जा रही है, 40 mmHg तक जा रही है। कोई सी भी गैस हो, ऑक्सीजन हो या CO2 हो। देखो आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन कम है तो कितनी कम है, 40, इससे कम कहीं नहीं जा रही है। वैसे ही CO2 अगर कम है तो मैक्सिमम कम कहाँ तक जा रही है, 40 mmHg तक जा रही है। यहाँ पे देखें एटमॉस्फेरिक एयर 159, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर 159 है, CO2 0.3 है, काफी कम होती है एटमॉस्फेयर में। फिर एल्वुलाई की बात करें, यानी कि यहाँ एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 है, लेकिन CO2 का प्रेशर जो है वो बहुत कम है, इसीलिए जो है हायर प्रेशर से लो प्रेशर में इतना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये कम सॉल्युबल है, तब जाके यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसे होगा, देखो थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए। ये एल्वुलाई है हमारे पास, ये ब्लड सर्कुलेशन है। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में हमारे पास लंग से ब्लड आता है लंग से ब्लड आएगा और फिर हमारे पास जो है ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से फिर टिश्यू को गया। तो ये जैसे बाहर 159 था ऑक्सीजन का प्रेशर, एल्वुला में आया तो ऑक्सीजन का प्रेशर सिर्फ कितना रह गया, 104 रह गया है, तो ये डिफ्यूज हो गया। यहाँ से ब्लड में डिफ्यूज हुई, क्योंकि ब्लड में कितना है, 40 ही प्रेशर है हमारे ऑक्सीजन का, डिफ्यूज हो गई। अब जैसे ब्लड यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ हमारी आर्टरीज में आ गया है, तो यहाँ एल्वुलाई से कंपैरेटिवली और कम हो गया है ऑक्सीजन का प्रेशर। कितना हो गया है ऑक्सीजन का प्रेशर, 95, लेकिन CO2 का अभी भी सेम बना हुआ है, 40 mmHg। अब क्योंकि यह हमारे पास टिश्यू है, सेल है, सेल में क्रेब्स साइकिल चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खूब सारा CO2 जो है रिलीज हो रहा है, तो यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कितना ज्यादा हो जाएगा, 45, यानी मैक्सिमम जो है CO2 का 45 तक जा सकता है और मिनिमम जो है 40 तक। तो यहाँ 45 है, यहाँ 40, तो CO2 डिफ्यूज आउट हो जा रही है सेल से, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के। लेकिन ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 95, और यहाँ पे हमारे पास CO2 ज्यादा, यानी ऑक्सीजन काफी कम हो गया है,
तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जो है डिफ्यूज हो जाएगी, यानी डिफ्यूज इन हो जाएगी। अब यहाँ से चला तो ये वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में हमारे पास देखिए CO2 का प्रेशर काफी ज्यादा हो रहा है 45, ऑक्सीजन का प्रेशर अब काफी डिक्रीज कर गया है और इससे ज्यादा कम हो नहीं सकता है 40 mmHg। यही सेम यहाँ पे है, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जा रहा है। सेम ये हो गया ब्लड ऑक्सीनेटेड टिश्यू, ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, समझा दी गई है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बना के बताया है कि एल्वोलाई की स्क्वामस एपिथेलियम है, फिर ये जो है हमारे पास ब्लड वेसल्स की वही स्क्वामस एपिथेलियम सी लेयर है, लेकिन बोल देते हैं इसको एंडोथेलियम है। बीच में येलो पार्ट थोड़ा सा दिखाया है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर नहीं होती। हमेशा एपिथेलियल टिश्यू जो है, हमेशा तो नहीं, कुछ जगहों पे है जहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, जो कि ए सेलुलर होती है। तो यहाँ ये जो है काफी थिन है, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बन गई है, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई भी कोशिश करिए आप ध्यान से देखने की, और अगर नहीं आता है तो दोबारा थोड़ा सा आप जो है पीछे जाके समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो थोड़ा पूछिए, कमेंट करिएगा, उसमें हम बता देंगे। ये जो है कंप्लीट हुआ हम लोग के। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी ब्लड से किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।